चैप्टर 19 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम। मैं जाने से पहले तुम्हारे पास एक लैंप रख जाऊंगी। यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है, लगता है शायद तूफान आने वाला है। इतना कहकर मिसेस बंच ने एक लैंप उठाया और मिस मार्पल के पास रख दिया। मिस मार्पल वहीं पास ही में एक कुर्सी पर बैठे बुनाई कर रही थी। मिसेस बंच ने इतना कहा ही था और इसके साथ साथ उन्होंने गुलाबों को बदलने के लिए वहाँ पास ही रखा एक फूलदान भी उठाया, जिसमें से छलक कर कुछ पानी लैंप पर गिर गया, जिस पर उनका ध्यान नहीं गया। अनजाने में जब उन्होंने लैंप को ऑन करा तो एक स्पार्क हुआ, थोड़ा धुआं निकला और इसी के साथ लैंप खराब हुआ और टेबल पर एक जलने का निशान छोड़ गया। ओहो, ये सब क्या हो गया? आप ज़रा रुको मिस मार्पल, मैं जाने से पहले दूसरे लैंप का इंतज़ाम कर देती हूँ। तभी मिस मार्पल उससे बोली, मेरे ख्याल से अब तुम्हें चले जाना चाहिए, वरना तुम्हारी बस छूट जाएगी। इतना सुनते ही उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और वहाँ से निकल गई। उसके जाने के बाद मिस मार्पल कुछ देर अंधेरे में बैठी। फिर उन्होंने पास ही रखी टेबल पर से कॉपी पेन लिया और शायद एक शब्द लिखा, लैंप, और उसे अंडरलाइन कर दिया। और फिर कुछ ऐसे ही तरीके से वो नोट्स तैयार करने लगी। मिस मुर्गाट्रॉयड और मिस हिंचक्लिफ के बीच किसी बातचीत को लेकर बहस हो रही थी। तुम्हारे साथ हमेशा यही दिक्कत होती है। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम कभी भी कोशिश नहीं करती हो मुर्गाट्रॉयड, मिस हिंचक्लिफ ने ज़ोर से कहा। इसे सुनकर मिस मुर्गाट्रॉयड बोली, मैं कह रही हूँ ना हिंच कि मुझे कुछ याद नहीं है, मेरा यकीन तो करो। मिस हिंचक्लिफ कहती हैं, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनो मुर्गाट्रॉयड। वैसे अगर देखा जाए तो हमारा पहले वाला अंदाज़ा भी ठीक ही था। जिसमें कमी थी तो सिर्फ इस बात की कि आखिर उसने दरवाज़ा खोलने के साथ रिवॉल्वर और टॉर्च पकड़ने जैसे काम कैसे कर लिए। जाहिर है कि अब हमें अपना आंसर मिल चुका है। वैसे उस साइड रोड के बारे में अपन दोनों के अलावा लगभग हर आदमी जानता था। मुझे तो ये बात भी बहुत चौंकाने वाली लगी थी। अगर असली हत्यारा रूडी शर्स ही था तो फिर वो एस्पिरिन की शीशी किसने बदली जिसे बेचारी डोरा मर गई। जहाँ तक मुझे याद है, उस रात को मैंने मिस ईस्टरब्रुक्स को देखा था मिस ब्लैकलॉक के कमरे की तरफ जाते हुए। मिस मुर्गाट्रॉयड चौंकते हुए कहती है, तो तुम ये कहना चाहती हो हिंच कि मिस ईस्टरब्रुक ने ही? मिस हिंचक्लिफ एक कठोर आवाज़ में कहती है, मैं अभी कुछ भी यकीन से नहीं कह सकती। शायद हो भी सकता है और शायद नहीं भी। खैर, ये सब जाने दो। हम यहाँ असली गुनहगार को पकड़ने के लिए चर्चा कर रहे हैं और अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है मुर्गाट्रॉयड। इसलिए अपने दिमाग पे जोर दो और ठीक से याद करके बताओ कि तुमने उस रात को क्या देखा था। मिस मुर्गाट्रॉयड थोड़ी घबराती हुई कहती है, पर मुझे कुछ भी नहीं मालूम हिंच, तो मैं इस सब का हिस्सा कैसे हो सकती हूँ? मिस हिंचक्लिफ अब थोड़ी गुस्सा हो गई। तुम्हारी यही तो दिक्कत है मुर्गाट्रॉयड, तुम कोशिश भी नहीं करना चाहती। थोड़ा बहुत तो याद करने की कोशिश करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा काम थोड़ा आसान कर सकती हूँ। अब ज़रा मेरे नज़रिए से देखो। जाहिर सी बात है, उस रात मिस ब्लैकलॉक तो वहाँ थी ही, और घर के साइड डोर के बारे में किसी परिचित को ही पता हो सकता है। और अगर उसे घर वालों का टाइम टेबल पता हो, जैसे सभी के आने जाने का समय, तो वो दरवाजे की ऑयलिंग खुद भी कर सकता है बिना किसी की नज़र में आए, ताकि उस रात जब वो दरवाज़ा खोले तो कोई आवाज़ ना हो। तो ये रहा हमारा लेआउट। लाइट्स चली जाती हैं, मेन डोर से कोई घर के अंदर घुसता है, जो सबके चेहरों पर टॉर्च मारकर उन्हें लाइन में खड़ा होने के लिए कहता है। तभी हमारा असली हत्यारा उस दूसरे दरवाजे का इस्तेमाल करके रूडी के पीछे जाता है और रिवॉल्वर से मिस लेटिटिया ब्लैकलॉक पर फायरिंग करता है। बंदूक वहीं छोड़ देता है रूडी को मारने के बाद और वापस हम में आकर मिल जाता है। मिस मुर्गाट्रॉयड कहती हैं, सीन तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये सब किया किसने? मिस हिंचक्लिफ मुर्गाट्रॉयड की तरफ एक पैनी नज़र डालते हुए कहती है, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारे अलावा हमें ये बात और कोई बता भी नहीं सकता। अब सब तुम पर निर्भर करता है मुर्गाट्रॉयड। मिस मुर्गाट्रॉयड कहती हैं, जहाँ तक मुझे याद है मैं तो गेट के पीछे थी। मिस ब्लैकलॉक टेबल के पास सिगरेट्स लेने गई थी। पैट्रिक कुछ पीने के लिए लेने गया था ना, और तुम शायद उस शोपीस के पास खड़ी थी अपना ग्लास लिए। मिस हिंचक्लिफ खुशी से भरते हुए कहती है, बहुत अच्छे मुर्गाट्रॉयड। और जहाँ तक मुझे याद है पैट्रिक के पीछे पीछे कोई गया तो था। अब वो कर्नल ईस्टरब्रुक्स थे या एडमंड स्वीटनहम, मुझे ठीक से याद नहीं।
बाकी फिलिपा हेम्स भी उस छोटे से कमरे में थी और वहाँ क्या करने गई थी, मैं इस बारे में कुछ समझ पाती उससे पहले ही लाइट्स चली गई। तो हमारी सारी मेहनत का सारांश यही है कि उस कमरे से 3 लोग ही बाहर गए थे, पैट्रिक, फिलिपा और कर्नल ईस्टरब्रुक्स, या फिर एडमंड स्वीटनम में से कोई एक। मतलब अगर ये चाहे तो इनमें से कोई भी एक जना जाके लाइट के साथ छेड़छाड़ कर सकता था, या हो सकता है कि इन तीनों के अलावा कोई और हो। अब तुम ही कोई हल निकाल सकती हो मुर्गाट्रॉयड। मुर्गाट्रॉयड थोड़ी नर्वस होते हुए कहती है, पर मुझे सच में कुछ नहीं पता हिंचक्लिफ। अगर कुछ पता होता तो मैं कब का बता चुकी होती ना। मैं भी चाहती हूँ कि असली हत्यारा पकड़ा जाए, पर तुम ही बताओ, जब मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है तो भला मैं क्या करूँ। मिस हिंचक्लिफ तैश में आते हुए कहती है, अगर तुमने भी नहीं देखा तो फिर कोई भी उसे नहीं देख सकता मुर्गाट्रॉयड। भूलो मत, तुम दरवाजे के पीछे खड़ी थी, तो तुम वो सब देख सकती थी जो रूडी देख रहा था। तुम्हें कुछ तो याद होगा ही। मिस मुर्गाट्रॉयड कहती हैं, हाँ मुझे कुछ कुछ याद तो है। जैसे मिस बनर उस वक्त बहुत डरी हुई थी। मिसेस हरमन कुर्सी के हत्थे पर बैठी थी। तभी मिस मुर्गाट्रॉयड को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा हो और उन पर नज़र रख रहा हो। मिस हिंचक्लिफ पीछे से बोल रही थी, ठीक है, 2 लोग शक के घेरे से बाहर हुए, साथ में मुझे भी गिनना मत भूलना। मैं भी एक तरफ वहीं पर ही थी। मैं याद तो हूँ ना तुम्हें। अरे मुर्गाट्रॉयड, तुम उठ क्यों गई? क्या हुआ, सब ठीक तो है? मिस मुर्गाट्रॉयड ने जवाब दिया, हाँ हाँ सब ठीक है। फिर वो खुद से ही कुछ बड़बड़ाने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मिस हिंचक्लिफ ने फ़ोन उठाया और वो किसी पर चिल्ला रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुर्गाट्रॉयड कुछ बहुत सी अहम चीज़ें याद करने की कोशिश कर रही थी। मिस हिंचक्लिफ ने गुस्से में फ़ोन रखा और मुर्गाट्रॉयड के पास आकर कहती है, मुझे जाना होगा मुर्गाट्रॉयड। स्टेशन से फ़ोन आया था, उनके पास वो डॉग है, वो भी सुबह से। उन्होंने अब जाकर मुझे कॉल किया है। मैं अभी उसे लेकर वापस आई और उसके बाद हम फिर से हमारी तहकीकात को जारी रखेंगे। मिस हिंचक्लिफ बाहर निकल ही रही थी कि तभी मुर्गाट्रॉयड पीछे से कहती है, ज़रा सुनो, मुझे अभी अभी कुछ याद आया है, पर मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आ रही है। शायद हम उसके बहुत करीब हैं। मिस हिंचक्लिफ मुर्गाट्रॉयड की बात सुने बिना वहाँ से चली गई। वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि आकर बात करेंगे इस बारे में। मिस मुर्गाट्रॉयड बड़ी बेचैनी भरी आवाज़ में बोली, पर ज़रा सुनो तो, वो वहाँ नहीं थी, वो उस वक्त वहाँ नहीं थी। मिस हिंचक्लिफ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और वो वहाँ से चली गई। मिस मुर्गाट्रॉयड बहुत घबराई हुई थी। उनके चेहरे से उनकी बेचैनी अपने आप झलक रही थी और वो इसी हताश सी हालत में मिस हिंचक्लिफ के वापस आने का जल्दी से जल्दी इंतज़ार कर रही थी। और इसके साथ ही खुद से बुदबुदाते हुए कह रही थी, वो वहाँ नहीं थी, मुझे याद है, शायद वो ही इन सब के पीछे है। तभी उन्हें अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो पलटी और उन्होंने कहा, अरे तुम यहाँ, चलो अंदर आ जाओ, तुम भीग जाओगी। दूसरा शख्स कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बस तुम्हारा स्कार्फ लौटाने आई थी, तुम कहो तो मैं इसे तुम्हारे गले में बांध दूँ। मिस मुर्गाट्रॉयड बड़े आराम से कहती, हाँ हाँ क्यों नहीं। वो स्कार्फ मिस मुर्गाट्रॉयड के गले पर आराम से लगाया गया था, लेकिन अचानक से उस स्कार्फ की पकड़ मिस मुर्गाट्रॉयड के गले पर मजबूत होती गई। फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी और आखिर में मिस मुर्गाट्रॉयड का मुंह एक खांसी के साथ खुला का खुला ही रह गया। स्टेशन से वापस आते हुए मिस हिंचक्लिफ ने अपनी कार मिस मार्पल के पास जाके रोकी, जो जल्दबाजी में कहीं जा रही थी। मिस हिंचक्लिफ बोली, अरे ऐसे तो आप भीग जाएंगी, मेरे साथ आइए। वैसे भी मैं और मिस मुर्गाट्रॉयड साथ में घर पर अपने स्तर से जांच कर रहे हैं, शायद आपको भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। वो कार में बैठी उन्होंने डॉग की तारीफ़ करी और फिर वो दोनों मिस मुर्गाट्रॉयड से मिलकर अपनी खोज जारी रखने के लिए रवाना हो गए। वो दोनों घर पहुंचते हैं और घर पहुंचते ही मिस हिंचक्लिफ मुर्गाट्रॉयड को आवाज़ लगाते हुए कहती हैं, अरे देखो तो कौन आया है। लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। मिस हिंचक्लिफ और मिस मार्पल आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं। इसी बीच मिस हिंचक्लिफ मुर्गाट्रॉयड को फिर से आवाज़ लगाती है,
लेकिन अभी भी मुर्गाटॉयड की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तभी उन्हें डॉग के लगातार भौंकने की आवाज़ परेशान करने लगती है और वो उसे चेक करने के लिए डॉग के पीछे जाते हैं कि आखिर वो इतना क्यों भौंक रहा है। मिस मार्पल भी उसके पीछे पीछे जाती हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें मिस मुर्गाटॉयड की लाश मिलती है, जिसकी आंखें और जुबान बाहर आ चुकी थी और चेहरा नीला पड़ चुका था। मिस हिंचक्लिफ एक धीमी आवाज़ में बोलती हैं, मैं उस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिसने भी ये किया है। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, मिस मार्पल उन्हें बीच में ही काटते हुए कहती हैं, औरत? क्या तुमने अभी औरत कहा? मिस मार्पल बहुत कमज़ोर सी आवाज़ में कहती है, हाँ, मैं और मुर्गाटॉयड उस रात का क्राइम सीन रिक्रिएट करके देख रहे थे कि हत्यारा कौन हो सकता है। हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने ही वाले थे कि स्टेशन से फ़ोन आ गया और मुझे जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले मुर्गाटॉयड मुझे बता रही थी कि ये काम ज़रूर किसी लेडी का है। खैर, मुझे इस सब के बारे में पुलिस को भी बताना है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद मिस हिंचक्लिफ कहती हैं, ये डॉग जब सुबह से स्टेशन में था तो थोड़ी देर और वहाँ पे रह सकता था। आखिर फ़ोन उसी वक्त क्यों बजा जब मुर्गाटॉयड मुझे उसका नाम बताने वाली थी? और मुझे यकीन है कि कोई खिड़की से झांक भी रहा था, जिसे एक बार तो मुर्गाटॉयड ने देख भी लिया था, पर फिर न जाने क्यों उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मिस मार्पल ने मिस हिंचक्लिफ से पूछा, ज़रा तुम मुझे खुल के बता सकती हो कि आखिर मिस मुर्गाटॉयड ने तुमसे क्या कहा था? मिस हिंचक्लिफ बोली, उसने मुझे सिर्फ एक ही सेंटेंस कहा था, वो वहाँ नहीं थी। हम जब तहकीकात कर रहे थे तो 3 लोग बचे थे लेडीज़ में से, मिसेस स्वीटनहैम, मिसेस ईस्टरब्रुक्स और जूलिया सिमंस। तो मुर्गाटॉयड यही कहना चाहती होगी कि इन तीनों में से ही कोई है जो वहाँ नहीं था जब उस रात लाइट गई थी। मिस मार्पल कहती है, बाकी सब तो ठीक है, पर क्या तुम्हें ये याद है कि उसने ये सेंटेंस किस टोन में कहा था? क्योंकि शब्दों पर लोगों के लहजे का भी फ़र्क पड़ता है और इससे पूरे वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। मिस हिंचक्लिफ कहती है, चाहे जो भी हो मिस मार्पल, वो मुझे कुछ बताना चाहती थी जिसे मैं जान नहीं पाई। वो किसी न किसी और तो इशारा ज़रूर कर रही थी जिसे हमें समझने में देर हो गई, पर अब भी शायद हम कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।